अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 6 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम रिएक्ट नेटिव को इस्तेमाल करते हुए क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर काम करेंगी और वन कोड बेस के साथ काम करेंगी। और इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम एक्सपोज सीएलआई और रिएक्ट नेटिव सीएलआई दोनों को इस्तेमाल करते हुए मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सपोज सीएलआई को यूज़ करते हुए अपनी फर्स्ट हेलो वर्ल्ड ऐप क्रिएट करेंगे और समझेंगे कि एक्सपोज सीएलआई या रिएक्ट नेटिव के अंदर किस तरीके से कोडिंग की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी वही डिफ़ॉल्ट ऐप ओपन करने जा रहा हूँ जो हमने एक्सपो सीएलआई को इंस्टॉल करते हुए डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन क्रिएट की थी। तो यहाँ वीएस कोड के अंदर मैंने इस डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है और साथ ही मैंने ब्लू स्टैक एमुलेटर को ओपन किया हुआ है और उसके अंदर एक्सपो क्लाइंट को भी ओपन किया हुआ है। तो इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए मैं इसी वीएस कोड के टर्मिनल को यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं npm स्टार्ट लिख दूँगा। तो मैंने डेव टूल्स को डिसेबल किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब आप फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो मे बी इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ओपन, और ये क्या करेगा, ये आपका एक लिंक डिबगर लिंक ओपन कर देगा ब्राउज़र में। तो मैंने जस्ट उसको ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसको डिसेबल किया हुआ था। अगर आप भी डिसेबल करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट डी प्रेस करके उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है। अब मैंने इसको अपने क्लाइंट में ओपन करना है, तो मैं यहाँ से कोड को कॉपी करूँगा जो कि है ये वाला EXP। आपका ये डिफरेंट हो सकता है, तो इस लिंक को आपने EXP:// को यहाँ से कॉपी करना है। जैसे ही आप कॉपी करेंगे, इसका लिंक आपके एमुलेटर जो कि सब ब्लू स्टैक 4 है उसमें मिल जाएगा। फिर आप उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये बंडलर जो है ये अभी यहाँ पर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए बंडलर यहाँ पर रन होना स्टार्ट हो गया। तो सेम बंडलर आपके मोबाइल पर भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल डिवाइस, तो आप एक्सपो क्लाइंट के अंदर QR कोड वाली लिंक पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप इस QR कोड को अपने क्या कहते हैं उसको, जो आप डिबगर उसने विंडोज़ में सॉरी ब्राउज़र में ओपन किया उसमें इसको स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपली इसको लिंक को कॉपी करके अपने एमुलेटर में भी ओपन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने इसको वीएस कोड में इसलिए रन किया क्योंकि मैं एक्स्ट्रा टर्मिनल पर रन नहीं करना चाह रहा था कि यहाँ पर मैं इसको रन करूँ, तो मैं इसी के अंदर इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अब ये बंडलर जब क्रिएट हो जाएगा, 61% कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद हम अपनी कोडिंग को समझेंगे कि रिएक्ट नेटिव के अंदर कोडिंग किस तरीके से की जाती है। चाहे वो एक्सपो CLI हो, चाहे वो रिएक्ट नेटिव CLI हो, तरीका दोनों में सेम होगा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ APIs और कुछ मॉड्यूल्स का डिफरेंस है कि कुछ मॉड्यूल्स जो हैं वो एक्सपो CLI के अंदर सपोर्टेड नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट नेटिव CLI के अंदर काम करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को जब ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैं इस सारे कोड को रिमूव करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कोडिंग करनी है इसमें। सो थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। 84% हो चुका है ये कंप्लीट। तो ये बंडलर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब ये फिनिश बिल्डिंग जावास्क्रिप्ट बंडल, तो उसके बाद ये इसको कॉन्फ़िगर करेगा आपकी डिवाइस पर, जो भी आप फिजिकल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ओपन अप ऐप डॉट जस्ट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब मैं Ctrl+A या Command+A करके इस सारे को डिलीट कर देता हूँ कोड को। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर किस तरीके से कोडिंग की जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर
हम जी बेसिकली रिएक्ट को ही यूज़ करते हैं। अब मैंने एक वर्ड यहाँ पर रिएक्ट जेएस यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ रिएक्ट कहा है। वो मैंने इसलिए कहा कि रिएक्ट जेएस अगर मैं कहूँगा तो बहुत से दोस्तों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो फिर मतलब रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो कैसे हम रिएक्ट जेएस को रिएक्ट नेटिव के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो इसलिए मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो सिंपल रिएक्ट को यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें हम रिएक्ट जेएस नहीं यूज़ करते। रिएक्ट जे इज़ फॉर वेब एप्लीकेशंस है, मतलब जो सिंगल पेज एप्लीकेशंस आप वेब पे क्रिएट करते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, रिएक्ट जेएस उनके लिए है। जबकि रिएक्ट जो है, मतलब जो रिएक्ट की कोर फंक्शनैलिटी है, रिएक्ट जिस तरीके से काम करता है वर्चुअल डोम के अंदर, उस फंक्शनैलिटी को हम रिएक्ट नेटिव के साथ अब यूज़ करते हैं। मतलब अब यहाँ पर इसीलिए हमने बार बार बात की रिएक्ट नेटिव, कभी भी हमने रिएक्ट जेएस की बात नहीं की। तो रिएक्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना होगा, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब रिएक्ट जेएस में तो हम वेब कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें सेपरेट कंपोनेंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम उनको यूज़ कर सकते हैं वेब के अंदर। लेकिन रिएक्ट नेटिव के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो कंपोनेंट्स हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर अगर हम वो यूज़ करें भी तो एक एम्बिग्विटी क्रिएट होगी। तो इसलिए फेसबुक ने जब इस रिएक्ट नेटिव को लॉन्च किया तो इसके अपने कंपोनेंट्स क्रिएट किए, इनकी कंपोनेंट्स की बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की, और उन प्रॉपर्टीज़ को और उन कंपोनेंट्स को रिएक्ट नेटिव का जो कंपाइलर है जो सी प्लस प्लस में लिखा गया, वो रन टाइम पर कंपाइल करता है नेटिव कोड में। मतलब फर्स्ट टाइम वो उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। जब आप कंपाइल करके उसको रन करते हैं तो उसको वो नेटिव कोड में, कि अगर आप iOS के लिए इसको क्रिएट कर रहे हैं तो iOS स्पेसिफिक जो मॉड्यूल है उसमें कन्वर्ट करेगा, अगर एंड्रॉयड में कर रहे हैं तो एंड्रॉयड स्पेसिफिक मॉड्यूल में उसको कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कंपोनेंट इंपोर्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बेसिक, हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में 3 कंपोनेंट्स को देखते हैं। पहला कंपोनेंट है स्टाइल शीट, दूसरा कंपोनेंट है व्यू, तीसरा कंपोनेंट है टेक्स्ट। तो मैंने इन तीनों कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लिया। अगर मैं तमाम कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना चाहूँगा तो मैं उनको यहाँ पर नेम दे सकता हूँ कुछ भी, और उसके बाद उनको इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब चूँकि मैंने इसको सेव किया तो ये एरर इस वजह से आ रहा है, इसलिए आप इसको इग्नोर कीजिए। उसके बाद ये 2 लाइंस लिखने के बाद जो थर्ड लाइन में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं क्लास की सूरत में या फंक्शन की सूरत में। पहले मैं आपको क्लास की सूरत में फंक्शन की सूरत में बता देता हूँ, फिर मैं क्लास में की सूरत में बताऊँगा, फिर बताऊँगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फंक्शन के लिए चाहे तो आप फंक्शन ऐप लिख सकते हैं इस तरीके से, चाहे आप लिख सकते हैं कॉन्स्ट ऐप इज़ इक्वल टू प्रॉप्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों जो तरीके हैं ये फंक्शंस को लिखने के लिए हैं। आप जिस तरीके के साथ भी फिजिबल हो, ये स्टैंडर्ड वे है जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का वे है, और ये एसिंक्रोनस ES6 का वे है, ये जो सेकंड लाइन है ये। तो मैं जो यूज़ करूँगा सेकंड मेथड को ही प्रेफर करूँगा। तो मैं इस तरीके से ऐप के साथ जब भी फंक्शन लिखूँगा ऐसे लिखूँगा। और अगर आप क्लास लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो इस तरीके से हम क्लास लिखते हैं। तो ये 2 डिफरेंट तरीके हैं। पहले मैं आपको ये एक कोड रन करके दिखाता हूँ फंक्शन के साथ। तो फंक्शन पे रन करने के लिए हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप भी करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन के अंदर मैं सिंपली रिटर्न करूँगा रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स को। तो रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट में हमारे पास यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो व्यू कंपोनेंट है ये हमेशा कंटेनर के तौर पर यूज़ होगा। मतलब जो भी आपने कंटेनर लेवल की स्टाइलिंग करनी है, जैसे आप डिव क्रिएट करते हैं, हेडर, सेक्शन, आर्टिकल इन HTML5 क्रिएट करते हैं, इसी तरीके से व्यू भी एक कंटेनर है जो कि आप समझ लें कि इसको जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द एंड्रॉयड और iOS उसको कन्वर्ट करता है उसके पर्टिकुलर मॉड्यूल में। फॉर एग्जांपल अगर iOS में करेगा तो UI किट में करेगा, UI किट व्यू या UI व्यू है सॉरी, और अगर एंड्रॉयड में करेगा तो एंड्रॉयड डॉट व्यू के मॉड्यूल में या टैग में कन्वर्ट करेगा इसको। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्यू, और फिर इस व्यू के अंदर कोई भी चीज़ हम यहाँ पर डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करा सकते। अगर मैं ये लिख के सेव करता हूँ
तो ये दोबारा से कंपाइल होगा क्योंकि जो एरर आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दोबारा एरर देखने को मिला कि इन वेरिएंट वायोलेशन टेक्स्ट स्ट्रिंग मस्ट बी रेंडर्ड विद इन अ टेक्स्ट कंपोनेंट। मतलब आप किसी भी टेक्स्ट को रेंडर नहीं कर सकते किसी भी कंपोनेंट में अदर देन टेक्स्ट कंपोनेंट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कंपोनेंट को भी इंपोर्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट और अब मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। और अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो अब हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा और हमें यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा एरर अक्सर देखने को मिलता है कि ये वार्निंग है तो कि रूट एरर बाउंड्रीज शुड इम्प्लीमेंट गेट डिवाइस स्टैंडर्ड फ्रॉम एरर। तो ये एरर बेसिकली अक्सर एंड्रॉयड वाले एमुलेटर में आ जाता है। तो आप इसको एक दफ़ा फिर क्लोज़ करके, मतलब जो डिवाइस है उसको क्लोज़ करके दोबारा से आप एक्सपो क्लाइंट को ओपन करें, ये ज़रूरी है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर और एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें इसको इस तरीके से भी। तो ये दो तरीके हैं, आप इनको रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो अब ये रिफ़्रेश होने के बाद जब रीलोड होगा तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड टॉप लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है। तो इसके साथ ही अब मैं इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं स्टाइलिंग। HTML CSS के अंदर जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं CSS या लेस या सैस। लेकिन रिएक्ट नेटिव के अंदर जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ स्टाइल करते हैं और वो एक ऑब्जेक्ट नोटेशन की सूरत में होता है या जेसन नोटेशन में होता है। की वैल्यू पेयर्स की सूरत में हम उसको ऐड करते हैं और यूज़ करते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल लेना होता है, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने इसका नाम स्टाइल्स रख दिया और फिर हम लिखेंगे स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। और इसके अंदर अब हम ऑब्जेक्ट की सूरत में पास करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने स्टाइल क्रिएट करना है, क्लास क्रिएट करनी है दूसरी सूरत में कंटेनर के नाम से, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब जो स्टाइलिंग है वो फ्लैक्स बॉक्स स्टाइलिंग को यूज़ करता है रिएक्ट नेटिव। तो फ्लैक्स बॉक्स की 3 ट्यूटोरियल्स हैं जो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप उनको देख लें एक दफ़ा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स। अब फ्लैक्स में हम ये पास करते हैं कि जितनी भी अवेलेबल स्पेस है अगर हम 1 पास करेंगे तो फुल स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, 2 पास करेंगे तो हाफ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो मैं इसको फ्लैक्स 1 दे देता हूँ। फ्लैक्स 1 देने के बाद हमारे पास चूँकि व्यू एक कंटेनर है और हमने इसको एज इस कंटेनर पर अप्लाई करना है, तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हम अप्लाई करेंगे वो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर इसके बाद मैं अलाइन आइटम्स कॉलन सेंटर भी कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि रिफ़्रेश होने के बाद हमारा मैंने अभी इसको अप्लाई नहीं किया। तो इसको अप्लाई करने के लिए जो प्रॉपर्टी व्यू के साथ हम यूज़ करते हैं या किसी भी कंपोनेंट के साथ, वो है स्टाइल प्रॉपर्टी। और उसको हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल नेम के साथ उस ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं इस तरीके से। अब मैं इसको सेव करूँगा तो देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब नॉर्मल HTML के अंदर एक इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ इसको देता हूँ, कंटेनर को फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ अगर मैं 22, तो HTML में क्या होता है कि ये स्टाइल जो है 22 स्टाइल टेक्स्ट पर जो भी उसके अंदर कंटेनर के अंदर जितने भी टेक्स्ट एलिमेंट्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उन पर अप्लाई हो जाता है तब तक जब तक आप उन इंडिविजुअल एलिमेंट पर कोई और फ़ॉन्ट साइज़ ना दें। जबकि रिएक्ट नेटिव में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट नेटिव के अंदर हमें हर कंपोनेंट के लिए उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, अब ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक अलग से क्लास क्रिएट करनी होगी। क्लास कह रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा टेक्स्ट के नाम से और इसमें हमें फ़ॉन्ट साइज़ देनी होगी प्रॉपर्टी। और यहाँ पर मैं 22 लिख देता हूँ और इसके बाद इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। सेम अगेन स्टाइल टैग के साथ स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट लिख देंगे। सेव करूँगा इसको तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हुआ है। इसके अलावा अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें, मैं सपोज़ इसको रेड कलर दे रहा हूँ तो इसका कलर रेड हो जाएगा। तो ये है हमारे पास 3 सेक्शन रिएक्ट नेटिव के। पहला सेक्शन ये है कि इंपोर्ट करना है मॉड्यूल को, स्पेसिफिक मॉड्यूल को, फिर उसको यहाँ पर फंक्शन की सूरत में क्रिएट करना है या
क्लास की सूरत में। अब यही कोड मैं आपको क्लास की सूरत में भी क्रिएट करके देता हूँ। मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, रिटर्न वाले को, और इस सारे को कमेंट कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं आता हूँ क्लास वाले कंपोनेंट में, और यहाँ पर क्लास में जब हम यूज़ करते हैं तो हमें रेंडर मेथड को यूज़ करना पड़ता है। ये मिस कर देते हैं अक्सर यूज़र कि जब क्लास में काम कर रहे होते हैं तो रेंडर मेथड को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको अक्सर रेंडर मेथड का एरर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद वही कोड सेम मैंने रेंडर के अंदर कॉपी किया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारा कोड दोबारा कंपाइल हुआ और रन हुआ, तो आप देख सकते हैं वही मैसेज रेड कलर में हेलो वर्ल्ड विद फॉन्ट साइज 22 लिखा हुआ नज़र आया, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि कब हमें फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करना चाहिए और कब हमें क्लास कंपोनेंट। तो ये स्टोरी ये है कि अगर आप एक ऐसा कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ना ही आपने स्टेट यूज़ करनी है, ना ही आपने कुछ ज़्यादा फंक्शन यूज़ करने हैं, बेसिकली मेन जो मकसद है वो है स्टेट और हुक्स, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेटेड, कंपोनेंट विल माउंट वगैरह वगैरह, ये आप यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो देन आप जो है वो यूज़ करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट को। लेकिन अगर आप स्टेट को यूज़ करना चाह रहे हैं, या कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल डिड नॉट माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, वो यूज़ करना चाह रहे हैं, देन आप यूज़ करेंगे क्लास कंपोनेंट को। इसके अलावा हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 हुक्स जो रिएक्ट नेटिव में रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, वो हैं यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट और यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ये जो तीनों हुक्स हैं ये हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, इनको हम क्लास कंपोनेंट्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके अलावा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रॉप्स का जो है उसको पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर प्रॉप्स का वेरिएबल दिस डॉट प्रॉप्स के साथ अवेलेबल होता है, जबकि यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट में हमें प्रॉप्स का फंक्शन पास एज अ पैरामीटर उसको पास करना पड़ता है, फिर ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो डेफिनेटली आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और सम टाइम ये होता है कि आप ये एक अलग से क्लास में भी क्रिएट कर सकते हैं और उस क्लास के उस फाइल के अंदर ये सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं, और उस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करके फिर जिस पर जो स्टाइल अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड वे वही होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपके जो ज़रूरत वाले स्टाइल नहीं होते वो भी वहाँ पर उस कंपोनेंट में आ जाते हैं। तो इसलिए रिएक्ट नेटिव जो है वो कंपोनेंट बेस्ड आपको डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है कि हर कोडिंग के लिए जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ स्टाइलिंग एक्स्ट्रा हो रही है तो आप उसको एज एन अलग कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और फिर उसको मेन कंपोनेंट में ऐड कर लेंगे, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो फिलहाल हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्रिएट कर लिया और समझ लिया कि रिएक्ट नेटिव किस तरीके से काम करता है, फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किन किन कंपोनेंट्स को कब हमें कैसे इंपोर्ट करना है और यूज़ करना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिएक्ट नेटिव का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया और उसको टेस्ट किया और उसमें उसके में से कोडिंग स्टैंडर्ड्स को सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और स्पेशली मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।